स्क्रीन शुड बी विजिबल. सम नंबर 12 का 8th ट्रांजैक्शन से कंटिन्यू करना. ओके, देखो क्या दिया है 8th में. गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 आर लॉस्ट इन ट्रांजिट. ही मेड अ क्लेम ऑफ 7,000 बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ओनली रुपीज 6,000. ओके, अभी इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है. इंश्योरेंस में है ना, दो ही चीजें होती है. ठीक है, आप कभी भी इंश्योरेंस लेते हो, जनरल इंश्योरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट लाइफ इंश्योरेंस. व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस? जब आप किसी गुड्स का या किसी एसेट्स का इंश्योरेंस निकलवाते हो. ठीक है, तो बिजनेस में इंश्योरेंस कैसे काम करता है. बिजनेस में जो भी प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम, ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस निकलवाओगे तो यू हैव टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम. तो आप एवरी ईयर पे करते रहोगे. ओके, जैसे कि मैंने गुड्स का इंश्योरेंस निकलवाया या एसेट्स का इंश्योरेंस निकलवाया वर्थ 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए का कवर लिया है मैंने. ओके, तो उस 1,00,000 रुपीज पे एवरी ईयर आई विल पे 10,000 रुपीज एज प्रीमियम. 10,000 rupees as premium, and this is my insurance premium which is my expense. This is 10,000 rupees of insurance premium which is my expense. ये मैं हर साल पे करते रहूंगा, जस्ट लाइक आई पे रेंट, आई पे इंटरेस्ट, आई पे सैलरी वगैरह वगैरह. बराबर. फिर एक टाइम आया, 5 साल तक प्रीमियम पे किया, फिर गुड्स जल गया या डिस्ट्रॉय हो गया, एसेट को कुछ हो गया, तो मुझे कंपनी से ये क्लेम मिल जाएगा. जितने का मैंने कवर का, जितना भी गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, सपोज पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो आई विल गेट दिस 1,00,000 रुपीज फ्रॉम द कंपनी एज क्लेम. सो दिस 1,00,000 रुपीज लाइक माई इनकम. दिस क्लेम विल बी लाइक माई इनकम. ये प्रीमियम वाज लाइक माई एक्सपेंस एंड दिस 1,00,000 रुपीज विच आई रिसीव फ्रॉम द कंपनी विल बी लाइक माई इनकम. सिंपल एज दैट. तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप कैश में गुड्स को सेल करते हो, वो भी आपकी इनकम है, सेल्स इनकम है. अगर आपने कैश में गुड्स को बेच दिया, कैश सेल्स किया, तो क्या एंट्री बनती है आपकी? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश सेल्स? कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बराबर है, कैश इज कमिंग इन, सेल्स इज इनकम. ओके, व्हाट इफ यू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट? सर पार्टीज नेम एंड कैश अकाउंट. पार्टीज नेम मतलब डेटर टू सेल्स हो जाता है आपका एंट्री. अग्री ऑल ऑफ यू? सेल्स इज अवर इनकम, सो क्रेडिट दैट इनकम. कैश पे बेचा तो कैश इज कमिंग इन, क्रेडिट पे बेचा तो पार्टी का नाम आ जाता है. करेक्ट. बस इंश्योरेंस का जब क्लेम मिलता है ना, तब यही चीज होती है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है. मुझे एक बात बताओ, आपका 10,000 का गुड्स है. ओके, आप उसको 2,000 प्रॉफिट लगा के बेच रहे हो 12,000 में. तो अगर आप 12,000 में बेच रहे हो, तो आपका एंट्री में यहाँ पे 12,000 आएगा कैश टू सेल्स, क्योंकि इनकम 12 की गिनी जाएगी. सिमिलरली आप वही 10 का 12 में क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो भी यहाँ पे 12,000 आएगा. यही चीज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करते वक्त होती है. ठीक है, कंसेप्ट वही है. जैसे आप गुड्स बेच रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है. इंश्योरेंस के केस में क्या हो जाता है, वो जो कूड़ा गुड्स होता है ना, जो जल गया, डिस्ट्रॉयड गुड्स होता है, वो आप दे देते हो कंपनी को, भैया रखो और मुझे पैसे दे दो. तो वो आप कंपनी को दे रहे हो और पैसे ले रहे हो. तो दोनों सिचुएशन में आप गुड्स दे रहे हो, पैसे ले रहे हो. लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है, सुनना ध्यान से. जब आप किसी थर्ड पार्टी को गुड्स बेचते हो, तब आप प्रॉफिट लगा के बेचोगे. आप 10 का 12 में बेचोगे, 10 का बेचोगे, 10 का 18 में बेचोगे, राइट. लेकिन जब आप बोल रहे हो कि मेरा 10,000 का गुड्स जल गया, इफ यू आर टेलिंग दैट माय 10,000 का गुड्स आर बर्न्ड, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि मेरा 12,000 का लॉस हुआ कि मेरा 10,000 का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? 10,000. आप खुद को तो प्रॉफिट नहीं लगाओगे ना. आपका इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मैं तो 12 में बेचने वाला था, आप मुझे 12,000 रुपए दो. बोला चल घर भाग, तेरा जितने का गुड्स का लॉस हुआ उतना मिलेगा तेरे को, उतना लेने का तो रख. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप जैसे गुड्स को डेटर को बेचते हो ना, तो आपको पैसे मिलते हैं, या क्रेडिट पे बेचते हो तो डेटर पैसे देगा आपको. सिमिलरली जब भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो इंश्योर्ड गुड्स है, माइंड इट, द गुड्स शुड बी इंश्योर्ड. तो इंश्योर्ड गुड्स होगा ना, तो आपको कंपनी से पैसा मिल जाएगा.
लेकिन कितना मिलेगा? विल यू गेट 12 और 10? 10,000 मिलेगा. व्हाई नॉट 12,000? ये कंसेप्ट बैठ रहा है आपके दिमाग में? 12 was the price that we decided to sell on. We decided to sell it on with profit to the third party and debtor and someone. इंश्योरेंस कंपनी को तो आप बेच नहीं सकते, राइट, गुड्स. तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 12, 15, 18 नहीं देगा, आपके गुड्स का कॉस्ट वैल्यू देगा, और वही आपका कवर होगा. जो गुड्स का कॉस्ट होगा वही कवर वैल्यू होगी. इंश्योरेंस की कवर जितने का आप इंश्योरेंस निकालोगे वो 10,000 का ही निकालोगे आप, उतना ही मिलेगा आपको. तो यहाँ पर हमारे एंट्री में अमाउंट 12 नहीं होगा, कितना होगा? 10 होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट चेंज, अभी दूसरा चेंज सुनो, ध्यान से सुनो. ये जो सेल्स है ना, सेल्स, ये सेल्स, ये तभी यूज करना है सेल्स अकाउंट जब हम थर्ड पार्टी को गुड्स बेचते हैं. हम किसी को गुड्स बेचते हैं तब वी यूज सेल्स अकाउंट. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो जला हुआ गुड्स है, आर वी सेलिंग इट टू द कंपनी और वी आर जस्ट गिविंग इट टू द कंपनी फॉर रिसीविंग क्लेम? वी आर जस्ट गिविंग इट. वो कूड़ा कचरा तो देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि प्रूफ क्या है कि जल गया, वो बताना पड़ेगा. ऑब्वियसली वो रखेगा नहीं, भंगार में निकाल देगा, लेकिन वो अपने को एक टाइम तो देना पड़ेगा उसको कि अपने को क्लेम चाहिए. तो अभी I cannot use a sales account for this type of goods because these are not my normal sales. ये मैं डेटर को प्रॉफिट लगा के नहीं बेच रहा हूँ, खाली ये गुड्स उठा के दे रहा हूँ. तो कौन सा अकाउंट यूज करूं? परचेज अकाउंट यूज करूं, सेल्स अकाउंट यूज करूं कि गुड्स अकाउंट यूज करूं? क्या लगता है तुमको? गुड्स अकाउंट. गुड्स, क्योंकि खरीद रहे हो तो परचेज यूज करते हो, बेच रहे हो प्रॉफिट लगा के तो सेल्स यूज करते हो. ये तो ना परचेज है ना सेल्स है. बात गुजरी है दिमाग में? ना गुड्स खरीदा है ना बेचा है, सेल नहीं है, परचेज सेल नहीं है नॉर्मल सर्कमस्टेंस का. जल गया डिस्ट्रॉयड गुड्स का कूड़ा उठा के दे रहे हो आप. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गुड्स अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा गुड्स अकाउंट. गुड्स के आगे हमें कहानी लिख देनी. तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर या गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, वो चिपका देते हो, याद है गुड्स कहाँ कहाँ गया, मल्टीपल अकाउंट फॉर गुड्स. तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट. ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा? क्या हुआ यहाँ पे? देखो, Non-cash transaction happens when we give those goods back to the company. यस यस यस. आप गुड्स बेच नहीं रहे हो टू द थर्ड पार्टी विथ अ प्रॉफिट, आप बेच नहीं रहे हो, लेकिन इट इज सिमिलर टू सेल ओनली. आपका गुड्स जा रहा है और आपको पैसा मिल रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल सेल्स में आपको डेटर पैसा देगा, बट जब आप इंश्योरेंस कंपनी को गुड्स दोगे जलने के बाद, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी. देखो, बिजनेस को क्या करना है? बिजनेस तो सिर्फ इतना देखेगा कि क्या हो रहा है, गुड्स गया पैसा आया, है कि नहीं? अब वो पैसा डेटर से आएगा या कंपनी से आएगा, क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो आ गया, क्लेम आ गया. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अकाउंट कौन सा यूज करना है? कैन वी यूज सेल्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस क्लेम? दैट यू टेल. Can we use the sales account? No. Why we cannot use sales account? Because sales account is used only when the goods are sold to the third party at a profit, है ना? तो थर्ड पार्टी को आप प्रॉफिट पे तो बेच नहीं रहे हो गुड्स. कहां से आ रहा है पैसा? इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जल गया, वो पानी लग गया, वो ट्रांसपोर्ट का डैमेज गुड्स है, वो देके आपने पैसा ले लिया. तो आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे वहां पे? गुड्स अकाउंट. गुड्स गया, पैसा आया. अच्छा, विल यू इंक्लूड एनी प्रॉफिट इन दीज गुड्स? No. आप इंश्योरेंस वाले से 10 के गुड्स का 12,000 वसूलोगे, 15,000 वसूलोगे, कितना ले सकते हो? 10,000. जो वैल्यू ऑफ गुड्स थी वही मिलेगी आपको. इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ओके. सो हमारे जर्नल एंट्री क्या होगा? अभी ऊपर पढ़ो आप, वो ट्रांजैक्शन पे जाओ वापस, सोचो क्या हो. अच्छा हाँ, एक और चीज सुनो. अगर अपने को इमीडिएटली क्लेम मिल जाता है, ओके, जस्ट अ सेकंड. हाँ बोलो. हाँ, दोनों भेजा है. नहीं. So
अगर इसमें दो सिचुएशन पॉसिबल है, देखो ट्रांजैक्शन में, ओके। एक सिचुएशन ऐसी होगी जब आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, आपने गुड्स दिए कंपनी को और कंपनी ने इमीडिएटली पैसा दे दिया क्लेम का, उसको बोलते हैं क्लेम रिकवर्ड, उसको बोलते हैं क्लेम रिकवर्ड या क्लेम रिसीव्ड या क्लेम सेटल्ड। क्या बोला सुना? आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, आपने गुड्स दे दिए वो कूड़ा कचरा कंपनी को और कंपनी ने आपको पैसे दे दिए इमीडिएटली, उसको बोलते हैं क्लेम रिकवर्ड, क्लेम रिसीव्ड या क्लेम सेटल्ड। तो अगर आपका क्लेम रिकवर्ड, रिसीव्ड या सेटल्ड है तो इसका मतलब ये सीन हो रहा है, कैश आया, गुड्स गया, करेक्ट। अभी दूसरा सिचुएशन क्या होगा, सुनना ध्यान से। आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए ट्रांजैक्शन में, आपने बोला कि कंपनी को बोला कि मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, मेरे को क्लेम दो। कंपनी ने बोला ठीक है, हम आपको क्लेम दे देंगे, हम आपको क्लेम दे देंगे। दिया नहीं अभी तक, दे देंगे, पेंडिंग रखा है। पेंडिंग रखा है मतलब वो क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जैसा सिचुएशन आ गया, फ्यूचर में मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 दिन में आ जाएगा, बट फिलहाल इमीडिएटली नहीं मिल रहा है, फिलहाल इमीडिएटली नहीं मिल रहा है। उसको बोलते हैं क्लेम एडमिटेड या क्लेम एक्सेप्टेड। क्लेम एडमिटेड और क्लेम एक्सेप्टेड दोनों में फर्क समझ में आया? क्लेम रिसीव्ड है या क्लेम एडमिटेड है? अगर क्लेम रिसीव्ड है तो रोकड़ा मिल गया, अगर क्लेम एक्सेप्टेड है मतलब इमीडिएटली पैसा नहीं आया, आएगा 15-20 दिन बाद आएगा। तो कैन आई से दैट इंश्योरेंस कंपनी इज माय डेटर, इंश्योरेंस कंपनी इज माय डेटर फॉर दोज 15-20 डेज, राइट? तो ये डेटर कौन है? ये मैंने जो डेटर लिखा है ये कौन है? ये एक्चुअली वो इंश्योरेंस कंपनी है। नाउ इंश्योरेंस कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट, यू रिमेंबर इंस्टीट्यूट, बजाज से इंश्योरेंस निकलवाया है, जीआईसी से अपना जनरल इंश्योरेंस, या तुम्हारा कौन सा है, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस, कोई भी कंपनी से आप निकाल रहे हो, वो कंपनी आपको पैसा देने वाली है, तो वो डेटर हो गई आपकी। तो ये डेटर कौन है? ये डेटर एक्चुअली ये कंपनी है। ये समझ में आई बात? वंस अगेन आई विल रिपीट, आपका गुड्स जब भी डिस्ट्रॉय होता है तो आपको क्या करना है? अगर वो इंश्योर्ड गुड्स है, माइंड यू इंश्योर्ड गुड्स होना जरूरी है, कोई भी गुड्स का आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपका इंश्योरेंस निकलवाया होना चाहिए, आपने प्रीमियम भरा होना चाहिए, बराबर है? तो अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। नंबर 1, या तो क्लेम इमीडिएटली आ जाएगा, नंबर 2 पेंडिंग रखेगा, 15-20 दिन बाद देगा। अगर इमीडिएटली आ गया तो ये होना चाहिए कैश टू गुड्स, फिर कंपनी का लेना देना नहीं है, कैश सेल्स के जैसा हो गया ट्रांजैक्शन आपका, खाली कैश टू सेल्स के जगह हो गया कैश टू गुड्स। डिड यू गेट दिस पॉइंट? अगर पेंडिंग रखा मतलब क्रेडिट सेल हो गया, 15-20 दिन बाद मिलेगा, तो डेटर टू सेल था, डेटर टू सेल के जगह क्या हो गया, डेटर टू गुड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब वो डेटर कौन है? आस्क योर अंतरात्मा, हु इज योर डेटर? इज ही योर थर्ड पार्टी डेटर, नॉर्मल डेटर जिससे पैसा लेना है? इज दिस योर इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी इज योर इंश्योरेंस कंपनी। पैसा कौन देने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है। So that debtor is nothing but your insurance company account. Are you understanding this? Now look at the transaction number 8. Goods of 8,000 are lost in transit. आपके कितने अमाउंट के गुड्स लॉस्ट हो गए बताओ मुझे? 8,000 के गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? Insurance company always gives the full account, full money that we have faced the loss. No, उसका भी प्रोपोर्शनेट मिलता है। उसमें भी है ना, जितना समझो 8,000 में आपका 7,000 का गुड्स गया है तो 7 का मिलेगा, 1,000 का बच गया वो क्लेम आपको नहीं मिलेगा। वो सब हम लोग डिटेल में लर्न करेंगे, प्रोपोर्शनेट इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। ओके, जितना लॉस हुआ उतना मिलेगा आपको पैसा, सिंपल। जब प्रीमियम देते हैं ना, सॉरी when we pay premium, so do we pay for the full amount only, no? हाँ, we pay for the full amount, बट तुम्हारा समझो पूरे 8,000 के गुड्स में 1,000 का गुड्स बच गया तुम्हारा। ओके, 8,000 में 1,000 का गुड्स बच गया तो वो तुम यूज कर सकते हो ना, वो लॉस नहीं हुआ है, तो यू वोंट गेट। सर वो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि 1,000 का बच गया? वो आएंगे भाई, चेक करेंगे तुम्हारे गोडाउन में। अरे देने के लिए बैठे नहीं है, वो भी कंपनी चला रहे हैं बड़ी बड़ी।
Okay, they will send an independent valuer, they'll send a lawyer, they'll send a police officer along. पूरा जांच पड़ताल होगा फिर तुमको claim मिलेगा. Got it? तो थोड़ा भी लूटने का ट्राई करोगे ना, सीधा बिहाइंड द बार्स डाल देंगे तुम. ओके, सीधा झोली आता है दिमाग में तुमको. सीधा रास्ता करो कभी. If there is a theft, then झोलूस. हाँ क्या? if there is a theft, then it is an expense or the insurance company would give. The goods are stolen. See, there are different types of insurance. There is transit insurance, there is fire insurance, there is पानी का flood insurance, there is theft का insurance. आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया हुआ है उसके ऊपर है. जनरली पूरा कवर भी होता है, उसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होता है, तो सब कुछ कवर कर लेता है वो. थेफ्ट, लॉस्ट बाय फायर, फ्लड, ट्रांजिट, सब कुछ. तो आप जो पॉलिसी निकाल के रखा है, खुद भी करवा सकते हैं. सॉरी, मतलब चोर को भेज के खुद का माल लुटवा लेंगे. करना ऐसा काम तुम और देखोगे फिर क्या होगा. खुद चोरी करवाओ और खुद लॉस करवाओ, क्लेम लूटो, फिर पता चलेगा क्या होता है. But then we won't have anything to give to insurance company if there is a theft. हाँ, मतलब गिव मतलब क्या है? इट इज जस्ट व्हाट डू यू से, फॉर द सेक ऑफ सिंबॉलिक है वो. सिंबॉलिक. आप एक्चुअली भंगार उठा के दोगे नहीं उसको, आप खाली चोरी को प्रूव करोगे. पुलिस का सर्टिफिकेट मिलेगा, एफआईआर मिलेगा, पुलिस वाला बोलेगा चोरी हुआ, तो वो कंपनी आपको क्लेम दे देगा. एक्चुअली आप वो जला हुआ गुड दोगे, इट्स सिंबॉलिक, कि आपको वो बताना पड़ेगा कि भाई चोरी हुआ या जल गया या डिस्ट्रॉय हो गया पड़ता है. आप कंपनी उसको स्टोर नहीं करता है वो जला हुआ गुड्स, वो भी अगर दिया है तो स्क्रैप में ही निकाल देता है. तो सिंबॉलिक है, अगर दे सकते हो तो दो. मेन प्रूव करो कि भाई ये लॉस हुआ है, तो आपको क्लेम मिल जाता है. ओके ना. सर ऐसा होता तो है ना कि लोग खुद के गुड्स चोरी कोई कर नहीं करता है. पहले करते थे और बहुत जन घुस चुके हैं अंदर जेल में. अभी कोई नहीं करता है. अभी इट इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी मच डिफिकल्ट. वो लोग अब से ज्यादा शाणे हैं. आप इमेजिन करो, वो लोग ने कितने सारे कंपनीज बना, कितने सारे कंपनीज तो आ गए हैं, क्योंकि कितने सारे ब्रांचेस आ गए और कैसे कैसे ऑफिसेज बना के रखे हैं. कैसे बनेंगे ऐसे ऑफिस? जब आपसे लूटेंगे तो हमेशा आपका प्रीमियम वही लूट के जाने वाले हैं. आपको कुछ क्लेम का एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, ये याद रखना. ओके, सो इट्स लाइक अ कैसीनो, द हाउस ऑलवेज विंस. जुगाड़ी कभी जीतने वाला नहीं है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो. अभी ट्रांजैक्शन पे, झोल बाद में करना, पहले सीधा सीखो. गुड्स ऑफ ₹8,000 आर लॉस्ट इन ट्रांजिट. ही मेड अ, देखो 8,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया अपना, ठीक है. 8,000 का गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट. ही मेड अ क्लेम ऑफ 7,000. ही मतलब वी, द ओनर. बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ओनली 6,000 रुपीज. अभी दोनों में अनबन हो गई. हमारा गुड्स जल गया 8,000 का. अभी विदुषी जस्ट आज पूरा 8 क्लेम मिलेगा क्या? तो डिपेंड्स. अभी 8 में हमारा पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो हमने बोला कि भैया थोड़ा गुड्स बच गया, हमें 7,000 का क्लेम दे दो आप. तो कंपनी ने अपना इंडिपेंडेंट वैल्यूअर भेजा, लॉयर भेजा, उसने चेक किया सब, उसने बोला 7 नहीं मिलेगा आपको, 6,000 क्लेम मिलेगा. अब मुझे सोच के बताओ कौन सा क्लेम फाइनली डिसाइड होगा, 7,000 या 6,000? ऑब्वियसली. आप कितना भी हाथ पैर पछाड़ लो, आपका क्लेम का कोई वैल्यू नहीं है. आप तो ज्यादा ही मांगोगे अपना गुड्स को जितना कवर होना है. वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, गवर्नमेंट अपॉइंटेड वैल्यूअर रहेगा. उसको पैसे देके आप लाओगे, फीस देके लाओगे, और वो चेक करेगा और बोलेगा, न्यूट्रल आदमी रहेगा वो चेक करके बोलेगा कि भैया 6,000 का लॉस है, 6,000 क्लेम मिलना चाहिए, और वो आपको मान्य करना पड़ेगा. ठीक है. तो ट्रांजैक्शन में 2 क्लेम दिए होंगे, 7 और 6. तो याद रखना कौन सा क्लेम एक्सेप्ट करने का, कौन सा क्लेम पे एंट्री करने का. 6,000 उनका क्लेम, अपना क्लेम का कोई यहाँ पे. ठीक है. अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं. टोटल गुड्स आपके गए 8,000 रुपीज के. टोटल गुड्स वेर डिस्ट्रॉयड ऑफ 8,000. आर ऑल ऑफ यू विथ मी ऑन दिस? लेकिन क्लेम कितना मिलेगा? 6,000. तो 2,000 का तो लॉस हो गया डेफिनेटली. 2,000 का तो नुकसान हो गया अपना. मुझे बोलो, ये हम लोग किया हुआ है पहले. गुड्स लॉस्ट बाय ट्रांजिट 6,000. 6 का तो क्लेम है भाई. 2,000 का लॉस हुआ है, तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 2,000 का एंट्री क्या बनता है बताओ मेरे. लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट. ये समझा सबको? इसमें कोई क्लेम वेम नहीं है. ये क्या हुआ? लॉस इन ट्रांजिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 2,000. ये बैठा दिमाग में?
इसमें कोई क्लेम नहीं आया, 2000 का तो गया, लॉस डेबिट ऑल एक्सपेंस गुड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बसम गॉन, 1 रुपया नहीं मिला आपको, करेक्ट। अब 6000 रुपया, 6000 रुपीज, चेक करो स्टेटमेंट पढ़ के बताओ, इज द क्लेम रिसीव्ड और एडमिटेड? Admitted. Credit basis. एडमिटेड एडमिटेड। तो मुझे यहाँ पे देख के बताओ, इज इट लाइक योर कैश सेल और योर क्रेडिट सेल? Credit sale. क्रेडिट सेल का एंट्री क्या था? डेटर टू सेल। हाँ डेबिट सेल तो नहीं लिख सकते क्योंकि प्रॉफिट नहीं लगाया है, तो डेटर टू गुड्स, डेटर टू गुड्स क्लिक हो रहा है, डेटर टू गुड्स। अब डेटर कौन है? हु इज दैट डेटर? Insurance company account debit to goods इंश्योरेंस lost. कंपनी अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट, कितना? 6000। दोनों ट्रांजैक्शन का मतलब समझ आया आपको? क्या हो रहा है, जा रहा है दिमाग में? वीडियोस ऑन रखो सब लोग। आर ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? यस सर। पहला पार्ट में लॉस हुआ, 2000 का लॉस हुआ। कैसा 2 का लॉस हुआ समझा? 8 में से 6 का क्लेम आ रहा है, 2 का इट इज लॉस। ओके, सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स वेंट आउट। ओके, बाकी 6000 का लॉस नहीं है, क्लेम आ रहा है ना आपका, इट इज लाइक योर सेल ऑफ गुड्स, बट इज दिस सेल ऑन कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस? दैट इज द नेक्स्ट थॉट। क्रेडिट बेसिस कैसा क्रेडिट बेसिस समझा सबको? कैसा क्रेडिट बेसिस? उधर दिया है इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, क्लेम एडमिटेड हाँ क्लेम एडमिटेड एक्सेप्टेड, मतलब बोला है देंगे। अगर यहाँ पे दिया होता क्लेम रिसीव्ड तो क्या लिखते? इंश्योरेंस कंपनी की जगह क्या लिखते? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अगर क्लेम रिसीव्ड होता तो इंश्योरेंस कंपनी की जगह कैश आ जाता, सिंपल, रोकड़ा मिल गया। नहीं बात, यहाँ पर इमीडिएटली कैश नहीं आया है, इसीलिए हम लोग डेटर अकाउंट लिख रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा मिलना बाकी है। तो यहाँ पर आप कैश नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अब ये एंट्री, दोनों एंट्री सेम डे पे हो रहा है, तो क्या हम इसको क्लब कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं? यस Common कॉमन credit. क्रेडिट है। बिकॉज कॉमन क्रेडिट है। क्रेडिट है आपका कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा देखना ध्यान से, इट विल बी लॉस इन transit account debit all expenses and losses, then insurance company account debit to goods lost in transit account. Loss in transit, insurance company to goods lost in transit. Is this clear? प्रिया गांधी को समझा? तांची को समझा? श्लोक गोरी अंडरस्टूड? नामकरण हो गया तेरा नया। लॉस इन ट्रांजिट इज 2000, इंश्योरेंस कंपनी 6000, टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट इज 8000। ओके, दिस इज बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। Being goods lost in transit and insurance claim admitted. Being goods lost in transit and insurance claim admitted. Is that clear? तो अभी फिलहाल मैं ये गुड्स अकाउंट लिखूंगा, सेल्स अकाउंट नहीं लिखूंगा यहाँ पे। गुड्स गुड्स गुड्स, ओके। अल्टीमेटली ये सभी गुड्स एक परचेज अकाउंट में मर्ज हो जाएंगे, आपको एंड में पता चलेगा। 2 ही अकाउंट बचेंगे गुड्स के, परचेज और सेल। ये गुड्स भी मर्ज हो जाता है परचेज के अंदर, कैसे होता है बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल ये समझ में आई बात आपको? लॉस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस कंपनी टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दैट? अगर क्लेम इमीडिएटली मिल जाता तो व्हाट वुड हैव चेंज्ड ओवर हियर? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी की जगह क्या आ जाता? कैश अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट की जगह कैश अकाउंट। परफेक्ट, ओके। इंश्योरेंस कंपनी का दूसरा नाम है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी का दूसरा है इंश्योरेंस क्लेम। तो आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट भी लिख सकते हो या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, पैसा मिलना बाकी है, डेटर अकाउंट, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, तो टेंशन मत लेना कॉलेज में कहीं इंश्योरेंस क्लेम लिखवा दिया तो, ओके। तो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, इट इज वन एंड द सेम, कीप दैट इन माइंड, ओके।
So that is your 8th one. 9th one पढ़ो, क्या दिया है? Purchased machinery of 20,000 from XYZN company. ठीक है? Paid installation charges of 1,000 and carriage of 500 by check. मुझे बताओ पहले तो ये मशीन पे जो इंस्टॉलेशन चार्जेस और कैरेज एक्सपेंस हुआ है वो क्या करना है हमें? कल एक कंसेप्ट हमने सीखा था. मशीनरी अकाउंट में शिफ्ट करना है कॉस्ट कॉन्सेप्ट. हाँ, It will be included in the टोटल cost कितनी of आई बताओ. कॉस्ट कॉस्ट कंसेप्ट क्या सीखा था हमने कल, याद है किसी को? It is all the cost incurred till जो असेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए पैसा लगता है. एग्जैक्टली. एसेट, फिक्स्ड एसेट को खरीदते वक्त उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो खर्चा होता है, एवरीथिंग एड अप टू द कॉस्ट. एवरीथिंग एड अप टू द कॉस्ट. तो उधर ट्रांजैक्शन में देख के बताओ व्हाट शुड बी योर टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन. 21,500. कितना होना चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन? 21,500 होना चाहिए. Yes. पक्का? Now 21,500 is the total value of machine. Cost concept. Okay, one time expense add up to the machine. अब transaction जरा ध्यान से पढ़ो. The first part of machine. Machinery was purchased of 20,000 from XYZN company. फिर full stop है, फिर आगे paid installation वगैरह वगैरह. मशीनरी कैसे खरीदा है? Are we buying the machinery for cash or credit? Check and tell. क्रेडिट. It's on credit. Agree all of you? It's on credit. कैसे पता चला? What are the two conditions for a transaction to be on credit? सर पार्टी का नाम होना चाहिए. Right? Understood? Isha, Urmi. So cash के बारे में कुछ नहीं दिया. XYZ का नाम दिया. Can I say a machine of 20,000 is coming on credit? Yes. अच्छा. What about the installation charges and वगैरह कैरेज वगैरह? वो तो चेक से पे किया है. जब चेक से पे किया तो कौन सा अकाउंट यूज करते हो? बैंक अकाउंट. तो मुझे सोच के बताना भी, एकदम दिमाग लगा के बताना. देखो आपने मशीन खरीदा है 21,500 का. Is that 21,500 का मशीन परचेज entirely on cash, entirely on credit or partly cash, partly cash, partly credit? ये समझ में आया बात? तो आपका जो मशीनरी अकाउंट है वो मशीनरी अकाउंट कितने से डेबिट होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 21,500 से. बराबर है. लेकिन कैश और इंस्टॉलेशन का कितना पे किया? रोकड़ा कितना पे किया? 1,500. 2 कैश की 2 बैंक. बैंक कितना? 1,500. और बाकी 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 2 XYZ XYZN कंपनी अकाउंट कितना? 20,000. XYZN company will be 20,000. Yes. मतलब who is XYZN company for us? Is he our creditor or debtor? Creditor. उसको कितना पैसा देना बाकी XYZN कंपनी को? 20,000. वंस अगेन ये कॉमन मिस्टेक हो जाता है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इंस्टॉलेशन को डेबिट करेंगे अलग से, ट्रांसपोर्टेशन कैरेज को डेबिट करेंगे अलग से. ऐसा नहीं करना है. ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने एक एसेट खरीदा है जिसपे वो खर्चा हो रहा है. तो एसेट खरीदने के वक्त जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, यू सिंपली एड अप टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. तो नो सेपरेट अकाउंट्स. इट इज ऑल मशीन. इट इज ऑल मशीन. ओके, नो सेपरेट एक्सपेंस. इट इज ऑल मशीन अकाउंट डेबिट. तो मशीन अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट 21,500. जो कैश में दिया वो 2 बैंक, चेक में दिया वो 2 बैंक, सॉरी, एंड जो क्रेडिट में वो XYZN कंपनी, क्रेडिट द गिवर. ये कंबाइंड एंट्री समझा सबको? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट का लॉजिक बैठा? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? मशीनरी टू बैंक, मशीनरी टू XYZ मैंने क्लब कर दिया. अच्छा, मॉडर्न कंसेप्ट देखो तो क्या हुआ? मशीन बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, बैंक घटा, एसेट घटा तो क्रेडिट, and XYZ creditor बढ़ा तो credit. Is that clear? So can you please explain the part of partly cash and partly? Yeah, I'll tell you. Being machine purchased from XYZ and
installation and carriage paid. Installation and carriage paid. Yeah. Partly cash, partly credit वाला part. देखो फर्स्ट पार्ट पढ़ो स्टेटमेंट का. फर्स्ट पार्ट, मशीनरी वाज परचेज फॉर 20,000 फ्रॉम XYZ. इज दैट पार्ट ऑन कैश और क्रेडिट? आस्क योरसेल्फ. मशीनरी जो खरीदा है 20,000, how is it done? Is it on cash or credit? That's on credit. How do you determine that? Two rules. पार्टी का नाम होना चाहिए, फॉर कैश फॉर चेक कुछ नहीं होना चाहिए. तो मशीन वाले हिस्से में सिर्फ पार्टी का नाम था, फॉर कैश फॉर चेक नहीं था. तो मशीन तो क्रेडिट पे खरीदा है आपने, है कि नहीं? और आगे पढ़ो, इंस्टॉलेशन और कैरेज के बाजू में क्या दिया है? पेड बाय चेक. पेड बाय चेक मतलब ऊपर का 1500 आपने चेक से पे किया है. और ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली भी. आप सोचो लॉजिकली, आप बिजनेस में कोई मशीन ला रहे हो या कोई बिजनेस में फर्नीचर ला रहे हो, तो आप फर्नीचर क्रेडिट पे खरीद सकते हो दुकानदार से, बट उसको जो फिटिंग विटिंग का खर्चा है, वो मजदूर जो आया है उसको तो आप रोकड़े में दे देते हो ना पैसे इंस्टॉलेशन के. आर यू अंडरस्टैंड? तो आपका एसेट आप क्रेडिट पे खरीद सकते हो, बट वो रोकड़ा इंस्टॉलेशन वगैरह फिक्सेशन चार्जेस आप कैश पे ही दोगे मोस्ट. वो कभी क्रेडिट पे होने का चांस नहीं है, वो कैश पे ही होता है. तो दैट विल बी पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. काफी टाइम ऐसा दिखेगा आपको आगे भी. लॉजिक बैठा दिमाग में? मशीन का 20,000 देना बाकी है, इंस्टॉलेशन का 1500 दे दिया इमीडिएट. पूरा खर्चा मशीन में ऐड होना चाहिए. 10th वाला देखिए, sold old furniture of 5,000 for cash 3,000 and check of 3,000. देखो ध्यान से, आपने ओल्ड फर्नीचर ऑफ 5,000 बेचा फॉर कैश 3, चेक ऑफ 3. तो क्या आ रहा है? What are we getting? कैश. कैश आ रहा है. और क्या आ रहा है? चेक भी आ रहा है. तो कैश आ रहा है, चेक आ रहा है, और सामने जा क्या आ रहा है? लेकिन उधर आप एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से क्या हो रहा है. कैश और चेक कितने का आ रहा है? 6,000 का. 6,000. फर्नीचर कितने का जा रहा है? 5 का जा रहा है. तो क्या होगा? 1,000 का. प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो रहा है. अभी ट्राई करो, पूरा एंट्री दिमाग में फ्रेम करने का ट्राई करो. हाउ विल यू कंबाइन द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट कैश डेबिट, अकाउंट फर्नीचर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, to profit on sale account. Why are we Profit on sale. crediting profit? Why are we crediting profit? Credit all We got 1,000 rupees profit. gains. Yeah, 1,000 rupees का profit. So profit on sale और of इसमें एप्रिसिएशन अकाउंट आ सकता है. अप्रिसिएशन के जैसा ही है ये प्रॉफिट. ओके, अप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रेजुअली होता है, हर साल थोड़ा 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 थोड़ा. ये तो क्या हुआ, एक झटके में 5 का था, आपको पता नहीं था 6 का है कि 5 का. कितने का? आपने पूछा कितना मिलेगा, उसने बोला 6 मिलेगा, आप तो राजी खुशी ले लिए. समझा? अप्रिसिएशन तो साल दर साल ग्रेजुअली आपको पता है हो रहा है, और वो आप रिकॉर्ड करोगे. दैट इज अप्रिसिएशन. ओके, तो ये तो एक लमसम. आपने सोचा था 5 आएंगे, 5 का एसेट है, 5 आएंगे. आप गए दुकानदार को बोलने, कितना दोगे? बोला 6 दे दूंगा. आप तो बोले ठीक है दे दे. तो आपका लमसम झटके में फायदा हो गया. दैट्स योर प्रॉफिट. Got it? So similar to appreciation, it is income, but वो gradually होता है, ये लमसम हो जाता है, एक साथ हो जाता है. पहले एंट्री सोचा, दिमाग में, सबके दिमाग में फिट हुआ. कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में गया, चेक. डेबिट द रिसीवर. फर्नीचर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड प्रॉफिट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इज दैट क्लियर? मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई करो तो कैश बढ़ा, डेबिट. बैंक बढ़ा, डेबिट. फर्नीचर बढ़ा कि घटा? फर्नीचर बढ़ा कि घटा? घटा. तो क्रेडिट 5 और 1,000 का क्या हो गया आपका? प्रॉफिट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. इज दैट क्लियर? नरेशन लिखना. बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट. बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट. समझ में आया कि नहीं बताइए? Any doubt, anyone? Okay, let's proceed to the next one. Transaction number 11. पढ़िए ध्यान से, क्या दिया 11th one. सब लोग रीड करिए. What have they given? Sold old machinery of 10,000 for
12,000। अभी मशीनरी 10 का 12 में बेचा। दिमाग लगाइए, क्या आया क्या गया, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। कैश आया, मशीन कैश आया और कैश machine आया गया, और profit on मशीन sale गया, of और प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 2,000। प्रॉफिट हुआ। अग्री? तो बताओ अभी पूरा कंबाइंड एंट्री विद प्रॉफिट कैश कैसा? अकाउंट Cash डेबिट, account account debit to machinery account कैश अकाउंट डेबिट profit on sale of machinery account, टू मशीनरी अकाउंट टू व्हाट? profit on sale of profit on sale of machine, सेल ऑफ मशीनरी। अभी लॉजिक समझो इसका। कैश कितना बढ़ा? कैश कितना आया बिजनेस में? 12,000। ओके। 12,000, मशीनरी कितने का गया बता सकते हो? 10,000, 10। मशीनरी 10 का गया। मशीनरी 10 का, मशीनरी में 10 ही लिखना है, मशीनरी में 12 नहीं लिख सकते। मशीनरी कितने का था? 10 का था। कॉस्ट 10,000, आया तो भी कॉस्ट, गया तो भी कॉस्ट, वो कॉस्ट ही लगेगा उसको। तो 10 का गया और 2,000 का एक्स्ट्रा मिल गया ना मलाई, दैट्स प्रॉफिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अभी यहाँ पे एक चीज जाननी जरूरी है। देखो, बीइंग मशीन सोल्ड एट प्रॉफिट, बीइंग मशीनरी सोल्ड एट प्रॉफिट। ओके, देखो आपने मशीन बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने रिकॉर्ड कर दिया प्रॉफिट, है कि नहीं? वैसे ही आप गुड्स को कितनी बार बेच चुके हो अभी तक? सेल्स करके। गुड्स पे तो कभी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया हमने आज तक, एक भी बार। सीधा सेल्स में इंक्लूड करके दिखा देते थे। क्यों ऐसा? because finance Good. can be calculated. हाँ, ऐसा keep calculating. मशीनरी 10 साल में एक बार फाइनल में एड अप रोज हाँ बेचेंगे। हाँ, गुड्स हम हर रोज खरीदते हैं, हर रोज बेचते हैं, हर रोज प्रॉफिट लॉस निकालते बैठे हो, पागल हो जाओगे आप। ओके, हजारों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं गुड्स के, तो उसको हम ईयर एंड पे एक साथ पूरा इनकम माइनस एक्सपेंस करके ढूंढ लेते हैं, बराबर है। बट ये तो यार 10 साल 5 साल में एक बार होगा, छोटू सा प्रॉफिट लॉस है, इसको तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, इसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देना। ओके, तो ये बहुत रेयर आइटम है, तो दैट्स व्हाई वी शो इट इमीडिएटली व्हेनेवर इट अकर्स। गुड्स पे ऐसा नहीं होता है, गुड्स पे हम साल के एंड में एक साथ पूरा लमसम प्रॉफिट लॉस ढूंढ लेते हैं, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, 12th वन, सोल्ड फर्नीचर ऑफ 6,000 फॉर 8,000। 8,000 नहीं है, फॉर 8,000, 6 का 8 में बेचा, तो क्या हुआ? वापस प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? Profit. प्रॉफिट सर हुआ। प्रॉफिट एंट्री क्या बनेगी अभी? कैश कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट टू टू फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर Profit on अकाउंट sale of Furniture टू furniture. प्रॉफिट ऑन सेल Profit on sale ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी फर्नीचर। अकाउंट। मशीनरी भाई फर्नीचर है ये। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कैन यू टेल मी कैश में कितना आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन? हाउ मच कैश इज कमिंग इन? 8,000, 8,000। हाउ मच विल राइट इन फर्नीचर? 6,000, 6,000 बराबर है 6,000। 6,000 okay, yes, Kashish and Maya, you can Kashish and Maya, okay? Thank you, sir. Cash account debit it is 8,000। Kashish and Maya, बाकी लोग रुकना है। कैश अकाउंट अगर 1 मिनट, अगर वो फर्नीचर के बदले गुड्स होता तो सेल्स अकाउंट एंड 8,000 क्रेडिट, नो? क्रेडिट नहीं, कैश टू सेल्स 8,000 डायरेक्टली, नो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं होता उसमें। So cash account debit 8,000 to furniture 6,000 to profit on furniture 2,000, being furniture sold at profit। अब मुझे बताओ, क्या अगर हम इसको लॉस में बेचते तो क्या होता? 8 का 6 में बेचते तो क्या एंट्री? Cash account debit, Negative ले लो furniture account debit to furniture account. हाँ, अगर देखो 8 का 6 में बेचा होता ना, तो ऐसा एंट्री होता, कैश डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। डेबिट क्यों किया समझ में आया? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस बढ़ा तो डेबिट टू फर्नीचर, ऐसा हो जाता है एंट्री। 8,000 का 6 में बेचा, 8,000 का फर्नीचर 6,000 में बेचा, तो हाथ में आया 6, लॉस हो गया 2 एंड फर्नीचर में आता 8, ऐसा एंट्री हो जाता। इज दिस क्लियर? तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लॉस है तो डेबिट कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंस, ऑटोमेटिकली गैप डेबिट में आ जाएगा। समझ आई बात? हेलो, प्रॉफिट लॉस का लॉजिक। यस सर। प्रॉफिट लॉस किस पे रिकॉर्ड करना है? एसेट पे या गुड्स पे?
एसेट पे रिकॉर्ड करना है, Goods पे गुड्स पे नहीं करना है। गुड्स पे करोगे पागल हो जाओगे, ईयर एंड पे एक साथ करेंगे। 13th वन देखा ना एकदम ध्यान से, परचेज्ड 2 स्कैनर्स ऑफ 1500 ईच एंड पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ 300 ऑन देम। देखो आपने अभी स्कैनर खरीदा है और उसी पे रिपेयरिंग का खर्चा कर दिया, तो इमीडिएटली कोई चीज पे खर्चा होता है रिपेयर का? नॉर्मली नहीं होता। तो क्यों किया होगा? ये सेकेंड हैंड होगा शायद, इसलिए इमीडिएटली करना पड़ा। सेकेंड हैंड स्कैनर खरीदा होगा शायद आपने, नहीं तो इमीडिएटली तो कोई चीज की रिपेयर की जरूरत पड़ती नहीं है। ओके, तो इमीडिएटली रिपेयरिंग का खर्चा हो गया, मतलब कौन सा टाइप का? ये सेकेंड हैंड स्कैनर है, सेकेंड हैंड रहेगा, इसके लिए सर अगर मैंने नया खरीदा रहेगा और गलती से गिर गया तो रिपेयर तो कराना पड़ेगा ना? हाँ वो भी हो सकता है, एक ऑप्शन वैसे भी सोच सकते हो आप, बराबर है। बट नॉर्मल ट्रांजैक्शन में आपको अगर जब रिपेयर दे दिया तो जनरली सेकेंड हैंड एसेट रहता है, उस पर रहता है। ओके, अगर कुछ गिर गया और आपके हाथों कुछ खराब हो गया इमीडिएटली, तो फिर स्पेसिफाई करके देगा क्वेश्चन। बट अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो सेकेंड हैंड पे आप इमीडिएटली रिपेयर करवा दो। गॉट इट? तो बेसिकली वो 300 रुपया क्या करोगे, अलग से दिखाओगे कि एसेट में ऐड कर दोगे? ऐड कर दो। ऐड कर दोगे, क्योंकि उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक आपको रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं बात। मुझे बताओ स्कैनर का टोटल कॉस्ट कितना? 3,300। 3,300. All of you read and tell me what is the total cost of scanner? 3,800. 1,800. 3,003. Read properly, check. One scanner is 1,800. 300. 3,300. There are No, 3,600 because you're fixing 2 scanners. But the bill is for both of them. अरे सर बाबा 3,300 आएगा। खर्चा मत निकालो, अरे मेरे को बोलने दो, चुप। देखो there are 2 scanners of 1500 each, right? Right. 2 scanners of 1500 each का कितना हो गया? 3,000। 3,000। सिंपल मैथ। अभी आगे दिया है कि रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ 300 वेयर पेड। अभी पढ़ो, इज इट 300 ईच? 300 हमने दिया है तो दोनों को मिला के दोनों को मिला के मतलब 150 per scanner बोला तो 3,000। ओके, 3,300 it is. All of you got that? अगर वो 300 ईच होता ना तो it would have been 3,600. तो ये आपको थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हर्षिता जी, are you understanding? So 3,300 rupees is the total value of scanners, right? Okay, how are we buying the scanners, for cash or credit? cash. For cash. Okay, so what should be your journal entry? Scanners account debit to cash. Or is there a Scanners. scanners account or? Scanners you can write, office equipment also you can use, office equipment. Okay. Okay, scanners account is fine, computer account, scanner account, debit to cash account. How much you will write? 3,300. 3,300 rupees. Okay, being scanners purchased. Being scanners purchased. Comfortable? सर ऐसा लिख सकते हैं कि स्कैनर्स अकाउंट डेबिट टू रिक्वेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, रिपेयर्स यूज नहीं करना है मेरे बंधु। रिपेयर्स यूज क्यों नहीं करना है? क्योंकि इमीडिएटली खरीदते वक्त हुआ है एक्सपेंस। खरीदते वक्त एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस का नाम नहीं दिखना चाहिए, वो एसेट ही है। तुम ऐसा सोचो कि तुमने 3,300 का स्कैनर ही खरीद लिया, वो स्कैनर के अंदर एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, अलग से कभी नहीं। Sir, if they had said that you bought new scanner and you had dropped it and then you had to repair it, then repairs will come. Then repairs will come. Then your 2 entries will be scanner to cash and then repairs to cash. Then it's a regular expense. Okay. Cannot combine those. Scanners repairs to cash you can combine. Scanners repairs to cash. But ऐसा वो नया खरीदा, you dropped it and then you repaired it, तो फिर वो सीन है, वो होगा नहीं। आपको हमेशा सेकेंड हैंड पे ही रिपेयर करने को बोलेगा। ओके, नया चीज हम लोग एकदम संभाल के लेके आएंगे, उसको तोड़फोड़ नहीं करेंगे, ऐसा सब। बट सर वो यूजेबल कंडीशन में आने के लिए उसको रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, not the new one, not the new one. New one is due to your fault, right? That will go to separate expense. That's like a immediate repair expense which you are incurring. But ये second hand है ना, second hand को लाके रिपेयर नहीं करवाओगे तो यूजेबल कंडीशन में ला ही नहीं सकते तुम। वो तो क्या यूजेबल कंडीशन में था, तुम्हारी गलती थी, इसके लिए उसको रिपेयर करवाना पड़ा। समझ में आई बात?
तो इसको तो रिपेयर सेकेंड हैंड ला रहे हो तो रीयूजेबल कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर करना पड़ेगा. सीधा 14th वन ना. Exchanged old motor car of 10,000 for furniture of 4 and goods of 5. अब सोचो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है दिमाग में. लॉस हुआ है. हाँ, 1,000. लॉस हुआ है. तो क्या आ रहा है पहले वो देखो. What are you getting? फर्नीचर एंड क्या लिखोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ कार अकाउंट. स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट या स्टॉक अकाउंट डेबिट. देन व्हाट? लॉस Loss on sale of ऑन सेल ऑफ मोटर. लॉस ऑन on सेल sale ऑफ of मोटर motor कार अकाउंट डेबिट. to motor car account. To motor car account. क्या ये एंट्री बैठा दिमाग में सबके? क्या आ रहा है बिजनेस में? यू आर गेटिंग फर्नीचर, सो डेबिट व्हाट कम्स इन? स्टॉक एसेट. डेबिट व्हाट कम्स इन? लॉस. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस टू मोटर कार. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके. या फिर मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई करो. फर्नीचर बढ़ा तो डेबिट. कितने से बढ़ा फर्नीचर? चेक करो. फर्नीचर बढ़ा 4,000 से. स्टॉक बढ़ा 5,000 से. लॉस बढ़ा 1,000 से. और मोटर कार घट गया 10,000. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके. बीइंग मोटर कार exchanged for furniture and stock at loss. Being motor car exchanged for furniture and stock at loss. Is that clear? Next one is 15th one. Purchased office files of 50 rupees and pen of rupees 10. Office files, pen, pencil, eraser, sharpener किसमें जाता है? Stationery. So what is stationery for a business? Expense. Stationery is expense, right? Stationery use करके खत्म कर दोगे आप. Stationery is expense. तो stationery Sundry expenses can be put. sundry भी लिख सकते हो, लेकिन सबके लिए sundry मत लिख देना फिर. ओके. स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी लिखा जाता है नॉर्मली. ओके. पोस्टेज के लिए पोस्टेज लिखा जाता है नॉर्मली. ओके. तो यूज दोस एक्सपेंस हेड. ओके. सबके लिए सन्ड्री भी यूज कर सकते हैं. हायर स्टैंडर्ड्स में आपको यूज करना है. अभी आपको थोड़ा डिटेल में दिखाना है. तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू व्हाट? कैश अकाउंट. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 60 रुपीज. Can I use pen account, pencil account, eraser account, sharpener account, file account, book No, account? sir, because all this comes all this comes under stationery. All this comes under stationery. Okay. इसके लिए नरेशन क्या होगा आपका? Being stationery purchase. Being stationery purchase. Being stationery purchased. Comfortable? All of you? 16th one. Paid salary to Ram. वापस आ गया. दिमाग पे जोर डालो. सैलरी अकाउंट. Salary account and Ram account. Salary and cash. Expenses are always given. The salary is paid already, so we won't specify Ram. हाँ. Whenever you are paying any expense or whenever you are receiving any income, party's name must be ignored, right? Party's name must be ignored. रीजन क्या है उसको पैसा देने का? सैलरी है. पहले भी किया था हमने, टेस्ट में भी डाला था मैंने, if you remember. Okay. So whenever you are paying any expense, that expense is the reason. So debit all expense and loss. So salary account debit to what? Cash account. Cash account. बराबर है. या मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई कर लो. सैलरी बढ़ा तो डेबिट, कैश घटा तो क्रेडिट. सैलरी बढ़ा तो डेबिट, कैश घटा तो क्रेडिट. 500 रुपीज. 500 rupees. Being salary paid. Being salary paid. To Ram भी लिख सकते हो. Being salary paid is also fine. Is that clear? Received commission from Rajiv 100 rupees. दिमाग लगाओ. Cash account. राजीव अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. Cash and commission की Rajiv and commission. Cash and commission. की cash and Rajiv. Cash and commission. बोलो, बाकी लोग बोलो.
सर कैश एंड कमीशन कमीशन। किसी को अभी भी लग रहा है राजीव तो खुद को टपली मारो, बहुत बार किया है हमने, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। whenever you receive any income, commission is your income over here, right? You are receiving commission, so that's your income. So commission is income. Whenever you are receiving any income or paying any expense, party's name must be ignored. Reason क्या है पैसा मिलना? Income, right? It is like cash sales, cash to sales. You don't write party's name, right? So cash आ रहा है, debit what comes in, commission is income, credit all incomes and gains. So cash account debit to commission account 100 rupees being commission received from being commission received from Rajiv. Is this clear? Commission, cash, okay, modern concept apply करोगे तो क्या मिलेगा? Cash बढ़ा तो debit, commission income बढ़ी तो credit. Cash asset बढ़ा तो debit, commission income बढ़ा तो credit. Okay. Appointed a manager, ध्यान से पढ़ना, appointed a manager with a salary of 20,000. Salary account debit to cash account. Account debit to cash It will be manager salary, something like that. थोड़ी ना but salary you can give to any employee. सैलरी एंड सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट आएगा। Salary account. So we have to from the point of business, no? Salary and The manager. business entity concept ना सर। It is a no entry. इधर एंट्री ही नहीं आएगी। देखो यही प्रॉब्लम होती है। हाँ, सब पढ़ते है ना, जो आता है सबको एंट्री बना के लिख दोगे आप। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का एंट्री हो, ठीक है? एंट्री किसका होता है? ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, ठीक है? तो अगर आप उसको सैलरी दे रहे हो, 1 महीना हो गया काम कर दिया, सैलरी पे कर रहे हो, तो आपकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके? बट यहाँ पे तो आपने अपॉइंट किया है, इंटरव्यू लिया है, अपॉइंट किया है मैनेजर को, तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? कुछ लीती देती हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ है, तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। ऐसे और भी बहुत एग्जांपल होते हैं। आपने साइट विजिट किया, इज इट अ ट्रांजैक्शन? जगह देखने गए बिजनेस की, इज इट अ ट्रांजैक्शन? नो। आपने किसी को इंक्वायरी की गुड्स की, मुझे इतने अमाउंट के गुड्स चाहिए, इंक्वायरी सेल्स लिटरेचर मंगवाया किसी से, इंक्वायरीज कर रहे हो आप अलग अलग जगह पे, इज इट अ ट्रांजैक्शन? नो। तो जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग इन बिजनेस इज अ ट्रांजैक्शन। मीटिंग्स की, मीटिंग्स हुई, मैनेजर की मीटिंग हुई, इज इट अ ट्रांजैक्शन? नो। तो ट्रांजैक्शन का मतलब गिव एंड टेक, एक्चुअल एक्सचेंज जब होता है दैट्स अ ट्रांजैक्शन। So it's an event, इसको event बोलते हैं। All events are not transaction, but all transaction are definitely events, okay? Events का मतलब बिजनेस में दूसरी एक्टिविटीज चल रही हैं जो एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ नहीं है, ठीक है? तो रिमेंबर दैट यहां पर आपको लिखना है नो एंट्री, नो एंट्री, ओके? और उसके बाद रीजन भी देने का, एक्चुअल प्रॉब्लम में भी करना है एग्जाम में, नो एंट्री लिख के करने का। सिंस अपॉइंटमेंट of manager is not a transaction, hence no entry, hence no entry, okay? एंट्री कब आएगी ये समझ में आ रहा है आपको? 1 महीना हो जाएगा, काम करेगा, सैलरी दोगे तब, बराबर है? that time the entry will come for salary, okay? Similarly आप जब इंश्योरेंस निकलवाते हो, तब कवर निकलवाते हो, पॉलिसी, तो उसका वो तो कवर है, उसका कोई एंट्री नहीं है। एंट्री किसका होगा? जब आप प्रीमियम पे करोगे, खर्चा, एक्सपेंस, जब क्लेम मिलेगा, इनकम, तब। इंश्योरेंस में पॉलिसी निकलवाओगे तब वापस नो एंट्री, जब खर्चा करोगे तब एंट्री आएगा एक्सपेंस का, जब क्लेम रिसीव करोगे तब एंट्री आएगी इनकम, ओके? So be alert, yeah. Can you tell when we would know that insurance is on cash and credit? इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड या एक्सेप्टेड दिया है, जैसे यहाँ पे एडमिटेड या एक्सेप्टेड था ना, एडमिट या एक्सेप्ट मतलब मिलेगा, मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो क्रेडिट है, ओके? फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन जब ऐसा दिया इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड, रिसीव्ड, ओके, रिसीव्ड दिया है, सेटल्ड दिया है, इमीडिएटली पेड दिया है, तो फिर तुम्हारा ये आ जाएगा, रिसीव्ड कैश पार्ट, ओके?
19th वन देख लो, 19th वन क्या दिया है? इश्यूड अ चेक फॉर द फॉलोइंग। इश्यूड अ चेक का मतलब पैसा आया कि गया, वो बोलो। गया गया। इश्यूड अ चेक का मतलब पैसा गया। कैसा दिया? कैश में दिया कि चेक में? चेक चेक में। तो कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक बैंक अकाउंट आएगा। किस किस आइटम के लिए चेक दिया है देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला रेंट। रेंट क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। चेक दिया है तो एक्सपेंस ही होगा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। अच्छा, हाउस रेंट क्या है बताओ मुझे? ड्राइंग। हाउस किसका होता है? बिजनेस का होता है कि बिजनेसमैन का होता है? ओनर का। ओनर का होता है। तो दैट हाउस रेंट इज ड्राइंग्स। ऑल ऑफ यू गेटिंग दैट? अच्छा, वो घर पे लेके गया पैसे। इंश्योरेंस किसका एक्सपेंस है बताओ? बिजनेस का। लाइफ इंश्योरेंस इज बिजनेस का है। लाइफ इंश्योरेंस इज ड्राइंग। इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस। ओनली इंश्योरेंस मतलब ये गुड्स और एसेट वाला इंश्योरेंस प्रीमियम। गुड्स का इंश्योरेंस। हाँ, गुड्स और एसेट का इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस। बट लाइफ इंश्योरेंस बाजू में दिया हुआ है, वो क्या है? ड्राइंग्स आएगा। वो ड्राइंग्स आएगा। ओके, तो इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का ड्राइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। पे कर रहे हो तो बिजनेस का ही एक्सपेंस है इंटरेस्ट। व्हाट अबाउट सन स्कूल फी? ड्राइंग्स। इन 6 आइटम्स में 3 बिजनेस के एक्सपेंस है। ये समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया? Which 3 are business expense you got? पर्सनल का हिंट नहीं दिया ना, मतलब सब बिजनेस है। तो रेंट इज बिजनेस एक्सपेंस, इंश्योरेंस इज बिजनेस एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज बिजनेस एक्सपेंस। Whereas the remaining 3 are personal hint। समझ में आई? हाउस रेंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड स्कूल फीस, ये सब बिजनेस का बच्चा नहीं होता, ओनर का बच्चा होता है। तो वो बिजनेस में से पैसा निकाल के लेके गया है, बराबर है? तो वो 3 आइटम्स का ड्राइंग्स हुआ है। तो अभी आप पूरा का पूरा क्लब कर सकते हो एक एंट्री में। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। करेक्ट करेक्ट। देखो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, ऑर्डर ऊपर नीचे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट राइट होना चाहिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड वेरी गुड। टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स में ये सब डेबिट हो रहे हैं। ड्राइंग्स क्यों डेबिट हुआ? ओनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। या मॉडर्न कंसेप्ट, ड्राइंग्स बढ़ा तो डेबिट। ड्राइंग्स क्यों डेबिट हुआ समझा? ओनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कितने से ड्राइंग्स को डेबिट करोगे जरा ये देखो। 400 रुपया हाउस रेंट, 1100, 500 रुपया इंश्योरेंस और 200 रुपया सन स्कूल फी। टोटल 1100 रुपीज लेके गया ओनर, बता सकते हो राइट? 1100 is drawings. All of you understood that? Owner is the receiver, debit the receiver. Okay. Insurance business का expense है, general asset वैसेट का insurance premium, debit all expense। कितना insurance पे किया आपने? 500। और इंटरेस्ट आरएस मतलब क्या होता है? आरएस मतलब रुपीस होता है, रुपीस। आरएस इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर रुपीस है वो। ओके, देन सब आरएस आरएस सब में दिया ना, दैट इज रुपीस। रुपीस का सिंबल नहीं है, आरएस वाज द अर्लियर सिंबल फॉर रुपीस। सो इंश्योरेंस इज एक्सपेंस, बिजनेस का डेबिट। देन व्हाट डू वी हैव? रेंट। रेंट इज एक्सपेंस, बिजनेस का डेबिट 300। देन 1000 रुपीज इज इंटरेस्ट, डेबिट। टोटल पैसा कितना जाएगा? 2900। वो 2 बैंक करने का मतलब समझा? सबके लिए गिवर कौन है? बैंक, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। या मॉडर्न कंसेप्ट, एसेट डिक्रीजेस तो क्रेडिट। एसेट डिक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। बीइंग इंश्योरेंस, रेंट, इंटरेस्ट and personal expense paid by check. Being the rent is 400. Sorry. The rent is 400. The rent is that is अरे वो हाउस रेंट है बेटा। रेंट 300 है अपना बिजनेस का, 2 रेंट है वहां पे, समझा? कंफ्यूज मत हो ना गाइज। जो चीजें ओनर घर पे लेके जा रहा है, जेठालाल को याद रखना, बापूजी के लिए फोन लेके जा रहा है, टप्पू की फीस लेके जा रहा है, बबीता के लिए फर्नीचर लेके जा रहा है, कुछ भी लेके जा रहा है। बिजनेस के लिए इट विल बी ड्राइंग्स, बिजनेस के लिए इट विल बी सिंपली ड्राइंग्स।
फिर क्या जा रहा है वो देखेगा बिजनेस. कैश जा रहा है तो ड्रॉइंग्स टू कैश. फर्नीचर जा रहा है, ड्रॉइंग्स टू फर्नीचर. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बैंक से लेके जा रहा है, ड्रॉइंग्स टू बैंक. समझ में आ रही है बात? घर पे जाके कुछ भी करे पैसों का, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. अपने लिए ओनर इज द रिसीवर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. इज दैट क्लियर? तो गलती से भी अपने बुक्स में किधर लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट मत बता देना. बिजनेस का भी लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट, हाउस रेंट अकाउंट, सन स्कूल फीस अकाउंट, नवरात्रि डांडिया पास अकाउंट, ये सब ओपन नहीं करेगा. ओके, बिजनेस का खर्चा नहीं है वो, पर्सनल है, तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगा. ओके, सो बस एक लास्ट करते हैं, फिर रुकते हैं हम लोग. 20th वन पे स्टॉप करते हैं. बहुत सिंपल है. 20th वन देख लो. एक्सचेंज 100 रुपी नोट फॉर 10 रुपी नोट. थोड़ा दिमाग लगाना. नो एंट्री. पक्का? कोई किसी को लगता है कैश टू कैश? नो. कैश टू कैश जैसा कोई एंट्री नहीं होता. ठीक है, 10 रुपए का छुट्टा करवाया और 100 रुपया दिया. नहीं तो होते हैं कोई सर कैश आया कैश गया तो कैश टू कैश का एंट्री होना चाहिए. ऐसा कुछ होता नहीं है. ओके, डेबिट क्रेडिट एक जगह, वही सेम एसेट लायबिलिटी. और इसमें रीजन क्या लिखना है? रीजन वही सेम, सिंस एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर कैश, सिंस exchange of cash for cash is not a transaction, hence no entry. Okay, hence no entry. All of you comfortable with this? This is a no entry. बैठा दिमाग में सबके. ठीक है, तो ऑन दिस नोट वी स्टॉप. ओके, 20 पे हम लोग रुकते हैं. कल आपको हॉलीडे है, तो क्या करना है आपको? रिवाइज करना है. ओके, टाइम पास नहीं करना है, थोड़ा रिवाइज करना, थोड़ा टाइम पास भी करना, नो प्रॉब्लम. बट पिछले सब क्वेश्चंस देखना और मेनली थोड़ा TD/CD एंट्री रिवाइज कर लेना. और ये क्वेश्चन का 20 ट्रांजैक्शन जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया. ठीक है, एक बार खाली गो थ्रू कर लेना. इंपॉर्टेंट वाले हैं सब. ओके, ऑल वेराइटीज वी आर टेकिंग नाउ. कुछ डाउट्स हो तो इमीडिएटली कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप मी. ओके, एंड होमवर्क आ जाएगा. होमवर्क आ जाएगा आपको, ग्रुप पे आ जाएगा. संडे इवनिंग तक आपको सबमिट करना है. ठीक है, होमवर्क ग्रुप पे आ जाएगा. Bye sir, thank you sir. डाउट्स हो तो पूछ करो, अदरवाइज लीव. थैंक यू सर. वेट, बाकी लोग जाओ. बाय बाय, टेक केयर. होमवर्क ग्रुप पे आ जाएगा, ग्रुप पे डाल रहा हूँ. So, sir, do we need to buy a book? Buy a book? Textbook? Yeah, we'll buy it. If you want, you can, but right now you wait because there are some mistakes in that old edition. So wait till November. November में fresh edition आने का chance है, तो तभी